हेलो स्टूडेंट्स। असाइनमेंट सॉल्विंग में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स में जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी हेल्प हो जाए इसके लिए स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ वाली जो टाइप है उसे क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स वेक्टर एडिशन चाहिए। तो स्टूडेंट्स वेक्टर एडिशन क्या होती है उसे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में स्टेप वाइज अप्रोच के साथ कैसे यूज करना है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स जब आप इस वीडियो को देखें तो स्टूडेंट्स आप रजिस्टर और पेन अपने पास रखें। सारे बताए गए स्टेप्स मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने का, तो आप उन्हें कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जैसे जैसे सिखाऊंगा, जो जो स्टेप जिस सीक्वेंस में सिखाऊंगा आपने उसी सीक्वेंस में उन स्टेप्स को यूज़ करना है। एडवांस में मैं बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स सिर्फ 3 स्टेप्स यूज करने होंगे। देयर आर ओनली 3 स्टेप्स विच आर टू बी यूज्ड। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन हाउ वी आर गोइंग टू यूज द concept of vector addition in the first step, or what we have to do in the first step, then what we have to do in the second step, then what we have to do in the third step. Okay, so students you have to carefully watch those 3 steps. Okay, and in sequence you have to implement those 3 steps in the numericals. Got it? Okay, now I am starting up with vector addition. Okay students, now students, whenever we have to do the vector addition, then students there can exist any one out of the 3 cases. So when we are doing vector addition, there exists in general 3 cases. First, the vectors, they can be in the same direction. Second, the vectors can be in opposite directions. Third case, it is the general case. So I am saying that the vectors can be inclined with each other at any angle. We call this last case as general, any direction. Got it? Clear? Now students, what is same direction, what is opposite direction, and what is the third case, any direction? Students, क्या करना है? जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करनी है, वेक्टर्स के बीच में कोई भी एंगल है तो कैसे स्टार्ट करनी है। पहले मैं आपको एडवांस में एक आइडिया देता हूं कि स्टूडेंट सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, एनी डायरेक्शन का मतलब क्या है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, मैं एक इलस्ट्रेशन लेने वाला हूं। एक कोई भी बॉडी होगी, बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगी और बॉडी के ऊपर सिर्फ मैं 2 फोर्सेस मार्क करने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स मैं टर्म यूज करूंगा कि हमने फर्स्ट वेक्टर मार्क किया है और हमने सेकंड वेक्टर मार्क किया है। तो केयरफुली समझें कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर कैसे मार्क्ड है। ओके, ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स जब सेम डायरेक्शन की बात होती है तो ये सिचुएशन होती है, ये कोई भी एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये कोई एक ब्लॉक पड़ा है। मान लेते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स वेक्टर F1
ये पहला फोर्स है, ये पहला फोर्स है वेक्टर के ऊपर जो कि राइट साइड में लग रहा है। इसी के साथ बेटा ये दूसरा फोर्स है वेक्टर F2। तो बेटा जिस साइड में वेक्टर F1 लग रहा है उसी साइड में वेक्टर F2 लग रहा है। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को बोलते हैं कि वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों वेक्टर्स एक ही साइड पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्लियर? चाहे वो राइट हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वेक्टर्स ऊपर हो, चाहे वेक्टर्स नीचे की तरफ पॉइंट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों वेक्टर्स सेम साइड पर पॉइंट आउट करेंगे। गॉट इट? शायद क्लियर है, तो ध्यान से देखें, कॉपी करते जाएं साथ साथ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये कूलम्स लॉ में भी यूज होगा, वेक्टर एडिशन कूलम्स लॉ में भी यूज होगा, ये वेक्टर एडिशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होगा, फिर ये वेक्टर एडिशन स्वेल्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा चैप्टर मैग्नेटिज्म, ओके, वहां पर भी यूज होगा। और इसका एक सेक्शन स्वेल्स ऑल्टरनेटिंग करंट में भी यूज होता है। तो यहां पर ये बेसिक है, 4-5 जगह यूज होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ लें। ठीक है? ओके, कॉपी कर लिया होगा शायद। चलिए अब देखते हैं वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होते हैं। फिर से लेट अस सपोज दैट इज द सरफेस, ये ब्लॉक जो कि सरफेस के ऊपर है, ब्लॉक के ऊपर पहला फोर्स से वेक्टर F1 जो कि राइट साइड में लग रहा है, दूसरा फोर्स वेक्टर F2 जो कि लेफ्ट साइड में लग रहा है। इस सिचुएशन को बोलते हैं कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समझ आ गई ये बात? ये ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है। गॉट इट? ओके, इसके बाद एनी डायरेक्शन, लेट अस सपोज ये फर्स्ट वेक्टर है, से वेक्टर F1 स्वेल्स, और ये सेकंड वेक्टर है वेक्टर F2। अब बेटा क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल नजर आ रहा है। दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है इसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन को यहां पर थीटा का कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहां पर थीटा का कोई भी वैल्यू हो सकता है सिवाय दो के। पहला 0 डिग्री नहीं हो सकता, दूसरा 180 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर सेम डायरेक्शन में जब दोनों वेक्टर्स होते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों आर्म्स को ऐसे क्लोज करेंगे तो ये थीटा रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो स्टूडेंट्स जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है दैट इज सेड टू बी 0 डिग्रीज। ओके, चलिए यहां पर देखते हैं। अब इमेजिन करते हैं, थर्ड केस को दोबारा इमेजिन करते हैं। इमेजिन करिए कि वेक्टर F1 को आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे वेक्टर F1 को ऐसे रोटेट कर रहे हैं आप। जब वेक्टर F1 को आप ऐसे रोटेट करेंगे तो वेक्टर F2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और वेक्टर F1 बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बात समझ आ गई यहां पे? ओके, तो ये वाला केस यहां पर इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है। देखिए वेक्टर F1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, वेक्टर F2 बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे कि जो एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में दैट इज 180 डिग्रीज। समझ आ गई ये बात? तो सेम डायरेक्शन में ये सिचुएशन होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सिचुएशन होती है, और ये एनी डायरेक्शन होता है। यहां पर मैं दोबारा कह रहा हूं थीटा का कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्लियर? अगर थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये वाला केस हो जाता है, थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री रखते हैं तो ये वाला केस हो जाएगा, और अगर 0 डिग्री और 180 के अलावा कोई भी वैल्यू होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
मैं कह रहा हूं लेट अस सपोज स्टूडेंट्स दिस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी 60, इट कैन बी 120, इट कैन बी एनी अदर वैल्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री ये सिंपलेस्ट केसेस होते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है यहां पे। ओके ओके, कॉपी कर लिया शायद आपने। अब कॉपी अगर आपने कर लिया है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। मिटाने के बाद सेम डायरेक्शन में कैसे काम करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे काम करना है और एनी डायरेक्शन में कैसे काम करना है, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप का गेम है, 3 स्टेप, ओनली 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेम डायरेक्शन। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देखिए सबसे पहला स्टेप प्राइमरी स्टेप है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमेशा 3 स्टेप में काम करना होता है। ओके, पहले स्टेप में ये वो वाला स्टेप है पहला जो आपने न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना है, ध्यान से सुन लें। आपने क्या करना है, मार्क करने हैं वेक्टर्स, मार्क द वेक्टर्स। अब जैसे स्वयं हम केस कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स हैं, मैं 2 वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूं, वेक्टर F1 और वेक्टर F2। अब यहां पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, वेक्टर F1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने थोड़ी लंबी स्ट्रेट लाइन यूज की है, और वेक्टर F2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जो स्ट्रेट लाइन यूज किया विद द एरो हेड उसका लेंथ थोड़ा कम है। तो फ्रेंड्स इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर लेंथ की क्या इंपॉर्टेंस होती है फ्रेंड्स, बेटा जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का। समझ आ गई बात? ओके, तो मान लेते हैं कि बेटा वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो का साइन हटा लें, सिर्फ एरो का साइन हटा लें। मान लेते हैं इट इज इक्वल टू से 20 न्यूटन। वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड मॉड बोलते हैं, वेक्टर F2 मॉड, या फिर इसको F2 भी बोल सकते हैं। एरो का साइन हटा लिया तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज सपोज से इक्वल टू 8 न्यूटन। बेटा पहला स्टेप समझ आ गया? पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में आपने सिर्फ मार्क करना है वेक्टर्स को, मार्क करना है वेक्टर्स को। कॉपी कर लिया होगा शायद आपने। हो गया? पहला स्टेप समझ आ गया? मार्क करना है वेक्टर्स को। ये तो मैंने इलस्ट्रेशन में मार्क किया है। अब बेटा मैथमेटिकली कैसे करना है, मैथमेटिकली कैसे करना है देखिए बेटा, हमने क्या किया, सेम डायरेक्शन का केस है तो हमने बोला कि ये वेक्टर F1 है और ये वेक्टर F2 है, तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सिर्फ मार्क कर दिया वेक्टर्स को। ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? चलिए अब एक सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखिए लोअर क्लासेस से सीखते आए हैं आप। बेटा अगर F1 का वैल्यू 20 न्यूटन है और F1 का वैल्यू अगर 20 न्यूटन है और F2 का वैल्यू अगर 8 न्यूटन है, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, तो आप क्या करते थे, आप बोलते थे 20 + 8 28 न्यूटन। अब ये 28 आया कैसे? अब ध्यान से देखिए, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, वेक्टर्स को मार्क करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब बेटा इन वेक्टर्स का जो रिजल्ट आया, जैसे यहाँ पे हमने 20 + 8 किया तो ये हो गया 28 न्यूटन।
तो स्ट्रेस इस 28 न्यूटन को हमने क्या बोलना है, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? रिजल्टेंट। समझ आ गई? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात समझ आ गई। रिजल्टेंट बोलेंगे इसको। मान लेते हैं इसको मैं वेक्टर एफ से डिनोट कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर एफ रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स का। अब बेटा देखिए, अगर ये दोनों फोर्सेस राइट साइड पे लग रही हैं तो ये जो नेट फोर्स 28 न्यूटन आएगा ये किस डायरेक्शन में लगेगा? ये भी राइट में लगेगा। तभी तो आप कहते थे कि जो नेट फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा है वो 28 न्यूटन है और उसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है। तो पहला स्टेप ध्यान से देखें। पहले स्टेप में स्टूडेंट्स आपने वेक्टर्स को मार्क कर लिया। ये वेक्टर कैलकुलेशन की बात समझा रहा हूं। तो यहां पर आपको रिजल्टेंट वेक्टर भी मार्क करना होता है। क्या मार्क करना है? रिजल्टेंट वेक्टर भी इसके साथ मार्क करते हैं। अब देखिए, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी हमेशा उन्हीं वेक्टर्स की डायरेक्शन में मार्क किया जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर भी हमेशा गिवन वेक्टर्स की डायरेक्शन में मार्क किया जाता है। तो हमने वेक्टर एफ को रिजल्टेंट वेक्टर बोला है। बात समझ आ गई? ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारा सेकंड वेक्टर है और इसको रिजल्टेंट बोला है। तो पहले स्टेप में हमेशा क्या किया जाता है? पहले स्टेप में हमेशा गिवन वेक्टर्स को मार्क किया जाता है और मार्क करने के बाद उनके रिजल्टेंट को मार्क किया जाता है। ये पहला स्टेप होता है। जब तक ये पहला स्टेप आप पूरा नहीं करते तो आप सेकंड स्टेप पे नहीं जा सकते। तो हमेशा पहला स्टेप पहले पूरा कर लें, हर एक स्टेप को पूरा करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। कॉपी करें आप इसको, शायद कॉपी हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप पे क्या करना है। स्टेप 1 में किया था हमने, मार्क किए थे वेक्टर्स। ये वेक्टर F1 था, ये वेक्टर F2 था और ये रिजल्टेंट वेक्टर था। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया था। तो अब स्टेप सेकंड में क्या करना है बेटा? ना तो स्टेप 1 में कैलकुलेशन हुई है, ना स्टेप सेकंड में कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन नहीं हुई है, ना स्टेप 1 में हुई है, ना स्टेप सेकंड में होगी। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं बेटा? यू हैव टू राइट द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन लिखना है आपने बेटा। ये वो वाला स्टेप होता है जिसको जब आप कंप्लीट करते हैं तो एग्जामिनर जब आपकी आंसर शीट को चेक करेगा तो उसको क्लियरली पता होगा कि आपने किन वेक्टर्स को कंसिडर किया है और किन वेक्टर्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। समझ आ गई बात बेटा? हिंदी में बड़े सिंपल, सीधे और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। होप सो बात क्लियर हो रही होगी। ओके, अब देखिए वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखनी है। याद रखें, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर था, वेक्टर F1, वेक्टर F2 सेकंड वेक्टर था, वेक्टर F को रिजल्टेंट बोला था। समझ आ गई बात? देखिए वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। वेक्टर F रिजल्टेंट बोला है, इक्वल टू का साइन फर्स्ट वेक्टर पहले लिखते हैं, प्लस का साइन सेकंड वेक्टर बाद में लिखते हैं। बेटा ये लैंग्वेज है। इस प्लस का साइन का मतलब ये नहीं है कि हमने वैल्यूज को ऐड करना है, मतलब F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू को ऐड करना है, इसका ये मतलब नहीं होता। वेक्टर इक्वेशन को मैं रीड करके बता रहा हूं, ठीक है, और इसकी सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस है जो मैं रीड कर रहा हूं। जब आप ये स्टेप लिखते हैं तो आप एग्जामिनर को बताना चाहते हैं कि आप वेक्टर F1 और वेक्टर F2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको रीड कैसे करना है, वो लैंग्वेज क्या है मैं बोल रहा हूं। वेक्टर F बेटा इक्वल टू को बोलते हैं, वेक्टर F इक्वल टू को बोलते हैं इज द रिजल्टेंट
ऑफ इक्वल टू क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल टू को बोलते हैं इज द रिजल्टेंट ऑफ। अब किसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का, पहले वेक्टर F1, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर F इक्वल टू को बोला इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1। बेटा प्लस को बोलते हैं, प्लस के लिए वर्ड होता है एंड, प्लस के लिए वर्ड यूज करते हैं एंड। तो यहां पर क्या बोला कि वेक्टर F इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। ये बात समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स ये पहला स्टेप होता है, ये दूसरा स्टेप होता है, लिखना जरूरी होता है इसको। अगर आप इसको नहीं लिखते सीधी कैलकुलेशन कर देते हैं तो हो सकता है जो एग्जामिनर है उसको ये समझ ना आए कि आपने किन वेक्टर्स को कंसीडर कर लिया। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एक एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेशन समझाऊंगा, तो ध्यान से देखें, ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, अब बेटा थर्ड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने वेक्टर इक्वेशन की बात की थी। हमने बोला था वेक्टर F इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। बेटा ये एरो के साइन लगाना मत भूलना, यहां पर भी लगे हुए हैं, यहां पर भी लगे हुए हैं। यहां तक स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप, स्टार्टिंग में बताया था 3 स्टेप का काम होने वाला है। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है, वेक्टर एडिशन नहीं करना, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब देखिए जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना। दिस F, अब मैंने यहां पर वेक्टर F लिखा था, अब F लिख रहा हूं, तो मतलब हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अपना आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। तो बेटा जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं और उनका रिजल्टेंट हमें निकालना होता है, तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, हमेशा रिजल्टेंट निकालने के लिए गिवन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना होता है। रिजल्टेंट निकालने के लिए गिवन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना होता है, गॉट इट। और ये सिर्फ इसी केस में होता है, इसके अलावा और किसी केस में नहीं होता। आप अभी तक क्या करते आए थे, आपको जहां भी फोर्सेस दिखाई देती थी आप उसकी डायरेक्शन तो देखते नहीं थे, रिजल्टेंट निकालना है, पहले वाले का वैल्यू आपने 20 न्यूटन ले लिया, दूसरे का 8 न्यूटन ले लिया, आप हमेशा ऐड करते थे चाहे केस कोई भी हो, और वो गलत हो जाता था। नहीं, ऐसे नहीं करना है। सेम डायरेक्शन में सिर्फ एडिशन होती है। मैं वैल्यूज मैंने कंसिडर कर ली थी तो मैं डाल के देख रहा हूं। जब हम वैल्यूज डालते हैं तो ये F निकल के आएगा, F1 का मैग्नीट्यूड 20 था और F2 का मैग्नीट्यूड 8 था। समझ आ गई बात। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट निकल करके आएगा 28 न्यूटन। तो बेटा ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ध्यान से देखिए आंसर तक कैसे पहुंचे हैं। आंसर तक पहुंचने के लिए पहले फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट किया, दोनों वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स को मार्क किया, साथ में उनका रिजल्टेंट मार्क किया। आपको एडवांस में बता दिया कि रिजल्टेंट हमेशा गिवन वेक्टर्स की डायरेक्शन में मार्क होगा। ये हमेशा वर्ड सेम डायरेक्शन में लगेगा, मतलब जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर्स के अलोंग मार्क किया जाता है। पहला स्टेप समझ आ गया। सेकंड स्टेप में वेक्टर इक्वेशन लिखनी पड़ती है, यहां पे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, ना पहले स्टेप में हुई है ना सेकंड स्टेप में हुई है। बस आप ये बता रहे हैं कि आपने किसको रिजल्टेंट बोला है और किसका रिजल्टेंट बोला है। तो वेक्टर F इक्वल टू को रीड किया था इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। समझ आ गई बात। जो कैलकुलेशन है वो थर्ड स्टेप में हुई है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा गिवन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 था, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन था, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, 28 आ गया, आंसर आ गया। समझ आ गई बात। तो ये पहला केस हुआ है, सेम डायरेक्शन में ऐसे कैलकुलेशन होती है। समझ आ गई बात। कॉपी करते जाए साथ साथ।
ओके, अब सेकंड केस की बात करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। याद रखें, अगर पेन पेपर स्टार्ट ना किया हो तो पेन पेपर यूज करें, पेन पेपर लेके बैठें और ये जितना किया है इसको नोट करें, क्योंकि जब मैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा तो मैंने इसको यूज करना है। इसको यूज करने के लिए, क्योंकि ये बेटा ये एजुकेशनल वीडियो है, एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस जो भी होती हैं और एजुकेशनल वीडियोस में एक फर्क होता है। एंटरटेनमेंट वाली तो थोड़ी देर के लिए देख ली, थोड़ा मजा आ गया, सलमान खान दिख गया, शाहरुख खान दिख गया, आई गई बात हो गई। लेकिन बेटा ये वाला जो अभी वीडियो चल रहा है ना, इसका इम्पैक्ट आपके आने वाले फ्यूचर में पड़ेगा, तो इसको सीरियसली लें। ओके, और अभी के लिए सिर्फ इस वीडियो के लिए शाहरुख खान भी मैं हूं और सलमान खान भी मैं हूं, समझ आ रही है बात? ओके, नाउ द सेकंड केस, ऑपोजिट डायरेक्शन। देखते हैं वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होते हैं, या फिर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हैं तो आपको कैसे पता लगेगा। आपको पता लगेगा न्यूमेरिकल्स में डाटा प्रोवाइडेड होगा। अब वो डाटा पेपर पे आपने डालना है। डाटा पेपर पे कैसे डालेंगे, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन का केस समझाया था मैंने, देखिए दोबारा बता रहा हूं। लेट अस सपोज से ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर यहां पर वेक्टर F1 लग रहा है और ब्लॉक पर यहां पर वेक्टर F2 लग रहा है। बेटा वेक्टर F1 राइट में लग रहा है, वेक्टर F2 लेफ्ट में लग रहा है। F1 का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 20 न्यूटन है और F2 का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 8 न्यूटन है। समझ आ गई बात? अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, देखिए इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं सिर्फ अगर फोर्स F1 बॉडी के ऊपर लग रहा है तो आप मुझे बताइए F1 की वजह से ब्लॉक किधर मूव करेगा, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा? आप मुझे क्या बताएंगे, आप अपने आप को बताइए, उसके बाद मैं बताता हूं। तो बेटा अगर अकेला F1 लगता है तो ब्लॉक राइट में जाएगा, समझ आ गई बात? अब इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि F2 लग रहा है तो इस F2 की वजह से ब्लॉक किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। अब देखिए दोनों को, अगर ये दोनों फोर्सेस इकट्ठी ब्लॉक के ऊपर लग रही हैं तो दोनों फोर्सेस जब इकट्ठी ब्लॉक के ऊपर लग रही हैं तो ब्लॉक किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा? अब सीधी सी बात है बेटा, जिस साइड पे या जिस तरफ स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ज्यादा फोर्स है, ब्लॉक उस साइड पे जाएगा। तो जिस साइड पे ब्लॉक गया तो रिजल्टेंट वेक्टर उसी साइड पे मार्क होगा। मतलब जो नेट फोर्स ब्लॉक पे लगा उसको रिजल्टेंट बोला। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझिए, F1 का मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है 20 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है 8 न्यूटन। तो बेटा F1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, F2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? नेट फोर्स राइट साइड पे लगेगा, F1 के लॉन्ग लगेगा। ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 कैसे कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टेप 1 में कैलकुलेशन नहीं है, स्टेप 2 में कैलकुलेशन नहीं होती, स्टेप 3 में हमेशा कैलकुलेशन होती है। क्लियर? स्टेप 1 और स्टेप 2 किए बिना आप अगर सीधा स्टेप 3 पे जाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं, तो स्टूडेंट्स गलती होने के 99.9% चांसेस होंगे। और उसके बाद आप क्या बोलते हैं कि फिजिक्स तो टफ है। और बेटा फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स को टफ आपने खुद अपनी हरकतों से बनाया है। देखते हैं, पहला स्टेप, बेटा फोर्स F1 लग रहा था राइट साइड पे, बेटा फोर्स F2 लगता है लेफ्ट साइड पे। फोर्स F1 लग रहा है राइट में, फोर्स F2 लग रहा है लेफ्ट में। तो दोनों फोर्सेस में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाई दे रहा है? अभी बताया था जिसका लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसका मतलब F1 का मैग्नीट्यूड F2 से ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स जब वेक्टर्स इस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। या फिर अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेक्टर्स को ऐसे मार्क किया जाता है पेपर पे। हम रिजल्टेंट मार्क करना है। याद रखें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिजल्टेंट हमेशा
डोमिनेटिंग वेक्टर के अलोंग मार्क किया जाएगा। डोमिनेटिंग वेक्टर वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो बेटा डोमिनेटिंग वेक्टर कौन सा है? डोमिनेटिंग वेक्टर वेक्टर F1 है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने फर्स्ट वेक्टर मार्क कर लिया, ये हमने सेकंड वेक्टर मार्क कर लिया, और यहां पे हमने रिजल्टेंट वेक्टर मार्क कर लिया। समझ आ गई बात? जब ये पूरा काम हो जाए तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। कॉपी कर लिया होगा। अब बारी आती है स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड के अंदर स्टूडेंट्स अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट वेक्टर इक्वेशन। क्या करना है बेटा? वेक्टर इक्वेशन लिखना है। वेक्टर इक्वेशन लिखना है, किसको रिजल्टेंट बोला था और किसका रिजल्टेंट बोला था। अब देखें, आपने वेक्टर F को रिजल्टेंट बोला, किसका? वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वेक्टर F रीड करेंगे, वेक्टर F मेरे साथ बोले, वेक्टर F इज द रिजल्टेंट ऑफ, इक्वल टू को बोला था, इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। समझ आ गई वेक्टर इक्वेशन? प्लस का साइन पहले भी लगा था, अभी भी लगेगा। ये वेक्टर इक्वेशन है, इसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ इतना इंपॉर्टेंस है कि हम टीचर को बताना चाहते हैं, एग्जामिनर को बताना चाहते हैं कि गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स में से हम किन दो वेक्टर्स को एक पर्टिकुलर स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं। समझ आ गई बात? तो पहले स्टेप में कोई कैलकुलेशन नहीं हुई है, दूसरे स्टेप में कोई कैलकुलेशन नहीं हुई है। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखें यहां पर, बेटा F1 की लेंथ दिखाई दे रही है, F2 की लेंथ दिखाई दे रही है। दोनों की लेंथ्स में, दोनों की लेंथ का जो डिफरेंस होगा, ओके, वो मार्क हुआ है, हम उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे रिजल्टेंट का। समझ आ गई बात? ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। ना यहां पे कैलकुलेशन है, ना यहां पे कैलकुलेशन है। नोट कर लिया होगा शायद अभी तक आपने। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप 1 में क्या किया था? वेक्टर्स की मार्किंग हुई थी। वेक्टर F1 था, वेक्टर F2 था, रिजल्टेंट वेक्टर था। स्टेप 2 में वेक्टर इक्वेशन था। वेक्टर F को रिजल्टेंट बोला था, वेक्टर F1 का और वेक्टर F2 का। यहां तक हुआ था अभी। अब स्टेप थर्ड में क्या करना है? यहां पे कैलकुलेशन आएगी। कैसे करना है कैलकुलेशन? जब बेटा वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ये वाला केस हो, बताया जा चुका है, जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 होता है। 180 कैसे होता है? ऐसे कैलकुलेशन, बेटा F रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, इट विल बी इक्वल्स टू बेटा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड F1 माइनस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? रिजल्टेंट हमेशा सबट्रैक्ट करके निकाला जाता है। सेम डायरेक्शन में अभी किया था थोड़ी देर पहले। रिजल्टेंट निकालने के लिए गिवन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना था। अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए गिवन वेक्टर्स को देखना है कि कौन सा डोमिनेटिंग वेक्टर है। एक का वैल्यू बड़ा होगा और एक का वैल्यू कम होगा, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा हो उस वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, एक ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों का वैल्यू सेम हो जाए तो रिजल्ट आ जाएगा 0। समझ आ गई बात? ओके, तो कैसे कैलकुलेशन करनी है? F इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। याद रखें, जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हैं, तो एरो का साइन नहीं लगाते, एरो का साइन नहीं लगाना है, सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस F इज इक्वल्स टू, F1 का वैल्यू लिया था स्टार्टिंग में 20 न्यूटन, F2 का वैल्यू लिया था 8 न्यूटन। तो बेटा रिजल्ट निकल करके कितना आ गया? रिजल्ट निकल करके कितना आ गया? 12 न्यूटन। समझ आ गई बात?
तो बेटा सेम डायरेक्शन में वेक्टर कैलकुलेशन कैसे करनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर कैलकुलेशन कैसे करनी है, दो चीजें क्लियर हो गई, शायद क्लियर हो गई, कॉपी कर लें। यस सर, कॉपी हो गया। चलिए अब लास्ट केस करते हैं। बेटा वेक्टर एडिशन 11th का कॉन्सेप्ट है, बात समझ आ गई। एक्चुअल में तो ये जो मैंने जिसको लास्ट केस बोल रहा हूं, रिजल्टेंट का ये जनरल फॉर्मूला होता है। आपके लिए चीजों को सिंपल मैंने किया कैसे, उस जनरल फॉर्मूला को मैंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया, जितने पॉसिबल केसेस हैं उन्हें सेपरेट आउट कर दिया जिससे कि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। तो पहला केस बना दिया सेम डायरेक्शन, दूसरा केस बना दिया ऑपोजिट डायरेक्शन। अब तीसरा केस देखते हैं एनी डायरेक्शन। केस थर्ड एनी डायरेक्शन। अब देखिए अगर सिचुएशन ये है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल है, मतलब सिर्फ दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है। तो स्टूडेंट्स याद रखें ये सेम डायरेक्शन का केस नहीं होता। जैसे मैं यूजुअली स्टूडेंट से पूछता हूं क्या ये सेम डायरेक्शन का केस है, यस सर ये सेम डायरेक्शन का केस है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स तो सेम साइड की तरफ। लेकिन स्टूडेंट सेम डायरेक्शन का केस वो था जो हमने फर्स्ट किया था। सेम साइड किसको कहते हैं, उसको कहते हैं, इसको सेम साइड नहीं कहते। क्लियर हो गई बात? ओके ओके। तो सर स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में वेक्टर्स को मार्क करना है। अब ध्यान से देखें कैसे मार्क करना है इस पर्टिकुलर केस में। फर्स्ट केस में दोनों वेक्टर्स को अलग मार्क किया था, सेकंड केस में दोनों वेक्टर्स को अलग से मार्क किया था। यहां पे ऐसा नहीं करना है, यहां पर कैसे करना है, एक पॉइंट मार्क करना है। अब जैसे वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल वैसे मार्क करने हैं। वेक्टर F2 आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा था तो इसको हॉरिजॉन्टल मार्क किया। वेक्टर F1 आपको F2 से ऊपर की साइड पेरेंट फिगर में दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल वैसे मार्क करना है। तो इस एंगल को थीटा बोल दिया, एंगल के साथ मार्क किया जाता है। बात समझ आ गई? दोनों वेक्टर्स मार्क हो गए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मार्क करना है। अब बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे मार्क होगा, सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के साथ आ गया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर डोमिनेटिंग वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया था। अब क्या, अब की वाली स्टूडेंट्स जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर्स के बीच में मार्क होगा। बीच से मतलब है ये जो जगह दिखाई दे रही है इसमें मार्क होगा। सॉरी, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये जो जगह दिखाई दे रही है इसमें मार्क होगा। क्लियर? मार्क करते टाइम खास ध्यान रखना है। देखिए वेक्टर F2 का लेंथ छोटा है, वेक्टर F1 का लेंथ ज्यादा है, तो वेक्टर F1 को या वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा रखा है। तो याद रखें जब रिजल्टेंट को मार्क करेंगे या नो डाउट दोनों के बीच में मार्क करना है, लेकिन उसको इंक्लाइन करके रखना है टुवर्ड्स दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मतलब बेटा वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो हम रिजल्टेंट को कैसे मार्क करेंगे, रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड, resultant will be inclined towards the vector whose magnitude is larger। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने वेक्टर F बोला, वेक्टर F को मैंने F1 की साइड पे एंगल बाइसेक्टर पे नहीं किया। ये देखिए गलती कैसे होती है, मान लेते हैं ये फर्स्ट वेक्टर था और ये सेकंड वेक्टर था,
दोनों के बीच में ये एंगल था। अगर आप ऐसे मार्क करते हैं तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इंक्लाइन कैसे करके रखना है? टुवर्ड्स दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसे यहां पे किया है। समझ आ गई बात? ये फर्स्ट स्टेप, ये पर्टिकुलर केस पहले दो केसेस से डिफरेंट है। तो पहला स्टेप हमेशा पूरा करें। गिवन वेक्टर्स को मार्क कर लिया, वेक्टर F1 फर्स्ट वेक्टर हो गया, वेक्टर F2 सेकंड वेक्टर हो गया, वेक्टर F को रिजल्टेंट वेक्टर बोला था। ये जो स्पेस दिखाई दे रही है दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसमें मार्क करना है, ठीक है। और मार्क करते टाइम ध्यान रखें कि फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का टेल, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल सभी एक कॉमन पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। पल्ले पड़ गई बात? तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप सेकंड क्या करना है? वही काम करना है जो पहले किया था। वेक्टर इक्वेशन को लिखना है। क्या लिखना है? वेक्टर इक्वेशन को लिखना है। कैसे? रिजल्टेंट किसको बोला है? वेक्टर F को रिजल्टेंट बोला है। किसका? वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का। समझ आ गई बात? सो वेक्टर F इक्वल टू को दोबारा बोल रहा हूं, इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। तो बेटा वेक्टर इक्वेशन लिखी है, वेक्टर F इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। ना तो यहां पे कैलकुलेशन है ना यहां पे कैलकुलेशन है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग को जरूरत से ज्यादा जल्दी होती है क्योंकि आपका पहला टारगेट लोअर क्लासेस से सिखाया गया है, आंसर निकालना है। लोअर क्लासेस में बेटा दिमाग का साइज कम था, पोटेंशियल भी कम था। तो इसलिए उस टाइम के जो टीचर्स थे उन्होंने एक छोटी सी बात समझाई थी, सिर्फ उतना समझाया था जिससे कि आपका काम चल जाए। अब बेटा आप बड़े होते जा रहे हैं, दिमाग का साइज बढ़ता जा रहा है, चीज़ें ज़्यादा होती जा रही है साइज में, उनकी गहराई भी बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी वो पुरानी जो आदतें वो बचपन वाली, उन्हें आपने कैरी कर लिया और आप फंस जाते हो। और उसके बाद बोलते हो कि जी पढ़ाई लिखाई तो बड़ी मुश्किल है। इसका असर आज ही मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात की थी। अभी तक मैं टोटल 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैंने जनरली पूछा, हाँ जी आज उन्हें असाइनमेंट सबमिट करने थे, तो आज सिर्फ एक ही बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, बाकी किसी ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए। तो उनसे मेरी बात हुई, हाँ जी क्यों नहीं हुआ? सर हमारे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हमारे स्कूल में यूटीज हो रहे हैं, तो वही पुराने गंदे बहाने, आई एम यूजिंग द वर्ड गंदे बहाने, जो बचपन से करते आ रहे हैं आप। बेटा ये जो गंदे बहाने हैं ये ले डूबेंगे आपको। तो उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि मैं तो जानता हूं अपने स्टूडेंट्स को, मैं जानता हूं क्योंकि उन्हें 11th में पढ़ा चुका हूं मैं, तो उनकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। तो फिर उनसे पूछा गया, अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, क्या वीडियोस तुमने पूरी देख ली? क्या उन्हें नोट डाउन कर लिया जो समझ में आया? क्या लर्निंग वर्क पूरा हो गया? तो आंसर क्या मिलता है? कुछ ने तो ईमानदारी पूर्वक आंसर दिया, कुछ ने कहा कि सर अभी तक तो हमने सिर्फ पहला वीडियो देखा है। अरे पहले वीडियो में तो सिर्फ चार्ज का इंट्रोडक्शन था, उसमें क्या देखना है? उससे आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके आगे फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट था, और आज तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा कूलम्स लॉ। सिर्फ आज ये जो अभी भाषण दे रहा हूं इसी के ऊपर बेस है। ये सीख लिया पूरा कूलम्स लॉ हो जाएगा। बेटा सिर्फ k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर और वैल्यू डालने से आंसर नहीं आते कभी। असाइनमेंट में मैंने 20 क्वेश्चंस डाले हैं, 20 के 20 क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से प्लान करके डाले हैं कि वो आपके जितने भी बेसिक्स हैं सबको अच्छी तरह पॉलिश करवा दें। सारे बेसिक एरियाज कवर किए मैंने। ये नहीं कि बेटा जैसे बाकी ट्यूटोरियल्स में होता है कि असाइनमेंट की शीट धड़ाधड़ भर भर के पकड़ा दो और एक रद्दी इकट्ठी करवा दो, क्योंकि वो कभी करनी तो होती नहीं है।
तो इसलिए स्टूडेंट्स नंबर मैंने कम रखा है जिससे कि आप पर बर्डन कम आए, सिर्फ 20 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरी बात मानिए, लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। ये गोल्डन टाइम है जिसका आपको मौका मिला है। इससे पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनके पास ये मौका नहीं था, तो उनका वैसा ही चक्कर चल रहा था जैसा चलता आया था बचपन से। स्कूल खुल गए, रोज़ स्कूल जाना है, घर आना है, ट्यूशन्स जाना है, स्कूल का काम कंप्लीट करना है, थोड़ा सा ट्यूशन का कर लिया, उसके बाद यूनिट टेस्ट आ गए, उसके बाद एफएस आ गए, और ये स्टोरी चलती गई, पता भी नहीं लगा कब प्री बोर्ड आ गया, और फिर प्री बोर्ड में तोते उड़ गए। ओके, तो ध्यान रखें, ये वीडियो सारी देखें और रजिस्टर और पेन को यूज़ करें, नोट डाउन करें, चीज़ों को नोट डाउन करें और लर्निंग साथ में करें। साथ में लर्निंग करने पे याद रहेगा क्या किया था, तो जब ज़रूरत आएगी तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलिए इसको करते हैं आगे। तो पहला स्टेप पूरा हो गया, मार्किंग हो गई वेक्टर्स की, सेकंड स्टेप में वेक्टर इक्वेशन हो गई, और फिर थर्ड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं? थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पर कैलकुलेशन कैसे करनी है? यहां पर कैलकुलेशन ऐसे करनी है, एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर, पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2, ट्वाइस ऑफ f1 f2 मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा, मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा। बेटा बात समझ आ गई? बेटा बात समझ आ गई? ओके, कॉपी कर लिया। अब मैं जो वैल्यूज ली थी उनको यूज करके फॉर्मूले फिट करके दिखा देता हूं। शायद कॉपी हो गया, मैं दोबारा एक रिकॉल करा रहा हूं। बेटा जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना था? सिंपली गिवन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना था। और जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना था? सिंपली सब्ट्रैक्शन करना था, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना था। और जब वेक्टर्स इंक्लाइंड होंगे, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस के बीच में कोई भी एंगल होगा, तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा ये वाला रिजल्ट यूज करना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 cos थीटा। मैं वैल्यू डाल के दिखा रहा हूं आपको। शायद कॉपी हो गया, कॉपी कर लें इसको, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। ओके, मान लेते हैं सपोज से डस द ब्लॉक, यहां पर f1 था, यहां पर वेक्टर f2 था, एंड दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो सबसे पहले स्टेप 1 कैसे पूरा किया था? वेक्टर्स को मार्क किया था। बेटा वेक्टर्स आप अपनी मर्जी से मार्क नहीं कर सकते, जो कॉन्फ़िगरेशन है पेरेंट फिगर में वैसे ही मार्क करना है। टेल कॉन्साइड हो गया, रिजल्टेंट को मार्क करते हैं टुवर्ड्स अ डोमिनेटिंग वेक्टर। याद रखें हमने f1 का वैल्यू 20 न्यूटन लिया था, हमने f2 का वैल्यू 8 न्यूटन लिया था। ओके, और बेटा ये जो पूरा एंगल है ये हमारा 60 डिग्री था। पेरेंट फिगर से इस यहां पर आते हैं, रिड्यूस करते हुए आएंगे। स्टेप सेकंड में क्या किया था? वेक्टर इक्वेशन लिखा था, वेक्टर f was equals to वेक्टर f1 and वेक्टर f2। वेक्टर f was the resultant of वेक्टर f1 and वेक्टर f2। यहां पे कैलकुलेशन नहीं है, यहां पर कैलकुलेशन नहीं है। स्टेप थर्ड में कैलकुलेशन हुई थी। स्टेप थर्ड में कैलकुलेशन कैसे की थी? f is equals to, देखिए पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 20 मल्टीप्लाइड विद 8 मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 60 डिग्री, cos थीटा। समझ आ गई बात?
अब मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके छोड़ूंगा, कैलकुलेशन पूरा स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मोटो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लें। ओके, तो फ्रेंड्स ये f निकल के आया था अंडर रूट 20 इंटू 22 टू 4 00 प्लस 8864 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 20 मल्टीप्लाइड विद 8 cos 60 का वैल्यू डाले, cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ये f निकल करके आता है अंडर रूट 400 प्लस 64 प्लस 160। बेटा बात समझ आ गई होगी। तो ये f निकल करके आ गया, लास्ट में आ गया 4 6 6 12 एंड 4 1 5 एंड 1 6। रिजल्ट निकल के आ गया f इज इक्वल टू अंडर रूट 624। साथ में लिख देते हैं न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ आ गई बात। तो ये नहीं कि बेटा जब भी वेक्टर्स आपको दिखाई दें, जब भी फोर्सेस की बात हो, रिजल्टेंट निकालने को बोला जाए, आपने हमेशा मैग्नीट्यूड्स को सिंपली ऐड नहीं करना है। देखना है कि गिवन सिचुएशन किस केस को बिलोंग करती है, या तो वो सेम डायरेक्शन को बिलोंग करेगा, या ऑपोजिट डायरेक्शन को बिलोंग करेगा, या फिर एनी डायरेक्शन को बिलोंग करेगा। यहां तक बात समझ आ गई मेरे ख्याल से। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट दे रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है एनी डायरेक्शन का। ये सिर्फ तब लगेगा अगर मैग्नीट्यूड F1 और F2, मतलब स्टूडेंट्स अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब स्टूडेंट्स अगर दोनों वेक्टर्स का वैल्यू इक्वल हो। बात समझ आ गई? कब लगेगा बेटा ये तब लगेगा जब दोनों वेक्टर्स का वैल्यू इक्वल हो। तो तब क्या करना है, ये स्पेशल केस है, एनी डायरेक्शन स्पेशल केस। बात समझ आई? तो स्टेप 1 तो हो ही रहेगा। लेट अस सपोज से वेक्टर F1, लेट अस सपोज से वेक्टर F2। बेटा दोनों वेक्टर्स का लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, मैं कह रहा हूं सेम है। व्हाइट बोर्ड यूज करते हुए हो सकता है कोई लेंथ आपको थोड़ी लंबी या छोटी दिखाई दे, इग्नोर करना उसको। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब बात आती है रिजल्टेंट बात करने की। दोनों वेक्टर्स के बीच में पहले एंगल बता दें, यहां दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ तो एंगल होगा। एंगल थोड़ा नीचे मार्क कर रहा हूं, थीटा इज द एंगल। अब बेटा रिजल्टेंट कैसे मार्क करेंगे? रिजल्टेंट आएगा एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग। किधर आएगा? एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग, एग्जैक्टली बीच में एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। समझ आ गई बात? क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट किधर मार्क करेंगे आप? एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग। ठीक है, यहां पर F1 और F2 दोनों से इंक्लिनेशन सेम होगा। स्टेप सेकेंड, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन वैसे लिखनी है, आपने वेक्टर F को रिजल्टेंट बोला था, वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का। यहां पे कैलकुलेशन नहीं है, यहां पर भी कैलकुलेशन नहीं है। समझ आ गई बात? अब हमने रिजल्ट यूज करना है। स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं। हमेशा ये वाला रिजल्ट यूज करें, आसान पड़ता है। ये स्क्वायर रूट वाला मत यूज करना, लंबा जाता है, ये छोटा पड़ता है। ट्वाइस ऑफ F1 लिखें, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम होने वाला है। cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। याद रखें ब्रैकेट में थीटा बाई 2 रखना है। ओके, शायद कॉपी कर लिया होगा आपने।
एक एग्जाम्पल लेके वैल्यू सॉल्व करनी सिखा देता हूं। ये स्पेशल केस है और ये एनी डायरेक्शन का केस है। एनी डायरेक्शन में इस केस को तब यूज करते हैं जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इन टोटल वेक्टर एडिशन से रिलेटेड 4 बेसिक बताए हैं। पहला सेम डायरेक्शन, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन, तीसरा एनी डायरेक्शन और चौथा ये स्पेशल केस जो कि एनी डायरेक्शन का है। शायद कॉपी कर लिया होगा आपने। देखिए मान लेते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू से 20 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल्स टू से 20 न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल्स टू से 60 डिग्रीज। ओके, तो मान लेते हैं डाटा न्यूमेरिकल का। तो मार्क कैसे करना है? पहले स्टेप 1 पूरा करना है। पहले स्टेप 1 पूरा करना है। वेक्टर F1 मार्क कर लिया, वेक्टर F2 मार्क कर लिया, क्योंकि डाटा के अंदर दिया है कि एंगल दोनों के बीच में 60 है, 60 डिग्री मार्क हो गया। ओके, अब दोनों वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट मार्क करना था। तो वेक्टर F1 हो गया, वेक्टर F2 हो गया, वेक्टर F हो गया। ठीक है, मार्क में यहां पे भी कर सकता था, थोड़ी क्लियरिटी के लिए मैंने ऐसा किया है। आप रिजल्टेंट सीधा यहीं पे मार्क कर दें, पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गई बात? तो रिजल्टेंट मार्क करने के बाद ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको मिटा रहा हूं। तो समझ आ गया स्टेप 1। स्टेप 2 में वेक्टर एडिशन, वेक्टर F को रिजल्टेंट बोला है किसका? वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का। बात समझ आ गई? स्टेप 3 को सॉल्व कर लेते हैं। F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F1 cos 60 डिग्री बाई 2। ओके, थीटा का वैल्यू 60 था। सो दिस F इज गिवन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 बचेगा। ओके, कॉपी कर लिया होगा शायद आपने, मैं मिटा रहा हूं। तो इसको बेटा सॉल्व कैसे करना है? दिस F इज इक्वल टू 20 इंटू 240। चलिए बाद में कर लेंगे, पूरी कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करें। cos 30 का वैल्यू ये होता है बेटा √3/2। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये F निकल करके आ गया 20√3 न्यूटन। ये आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये होती है वेक्टर एडिशन। बेटा ये वेक्टर एडिशन आपने हमेशा उस जगह लगानी है जब आप वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करें रिजल्टेंट निकालने के लिए। ये छोटी सी बात बोल दी मैंने। वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो अभी तक हमने जितना सीखा है हमेशा वो यूज होगा। हमेशा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मैं कूलम्स लॉ में वेक्टर एडिशन कैसे फिट करनी है एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मैं स्टूडेंट्स एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर कैलकुलेशन सबसे ज्यादा हो। तो मैं सिर्फ 2 चार्जेस नहीं लूंगा। ठीक है, मैं एक ऐसा इलस्ट्रेशन ले रहा हूं जिसमें 2 से ज्यादा चार्जेस हैं। गॉट इट? ओके, तो हम क्या ले रहे हैं? क्वेश्चन इज बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर है ABCD। स्क्वायर का साइड मान लेते हैं स्मॉल a। ठीक है, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पॉइंट चार्जेस हैं। मान लेते हैं बेटा कि यहां पर प्लस Q1 चार्ज है
यहां पर मान लेते हैं माइनस Q2 चार्ज है, यहां पर मान लेते हैं प्लस Q3 चार्ज है, और यहां पर मान लेते हैं प्लस Q4 चार्ज है। ठीक है, और सारे चार्जेस का वैल्यू दे रहा हूं। ठीक है, लेट अस सपोज से Q1 is equals to Q2 is equals to say Q3 is equals to say Q4 is equals to say Q। तो यहां पे क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने बोला स्टूडेंट्स कि ये जितने भी चार्जेस हैं इन सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। याद रखें, मैग्नीट्यूड वर्ड यूज हुआ है। सिंपल सी बात समझ आ गई, मैग्नीट्यूड। तो अब कैसे करना है बेटा कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ कैसे फिट होता है बेटा? कूलम्स लॉ याद रखें, गिवन पेयर ऑफ चार्जेस का डाटा देता है। एक टाइम पे सिर्फ आप दो चार्जेस को देख सकते हैं, एक टाइम पे सिर्फ दो चार्जेस को देख सकते हैं। अब क्या करें? अब यहां पे तो हमारे पास चार चार्जेस हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन है कि वी हैव टू कैलकुलेट the net force experienced by the charge minus Q2 due to the other charges of the system। नोट करें बेटा जल्दी से। स्क्वायर है, साइड स्मॉल a है, कॉर्नर A पे प्लस Q1 चार्ज है, कॉर्नर B पर माइनस Q2 चार्ज है, कॉर्नर C पर प्लस Q3 चार्ज है, कॉर्नर D पर प्लस Q4 चार्ज है। बेटा सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और Q के इक्वल है। क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज माइनस Q2। माइनस Q2 ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया वो निकालना है। अब इस माइनस Q2 पर फोर्स कौन लगाएगा? ड्यू टू द अदर चार्जेस ऑफ द सिस्टम। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए करते हैं। बेटा पहला स्टेप क्या करना है इसमें? पहले स्टेप में मार्क करना है, मार्क द फोर्सेस on the given charge। due to the other charges of the system। बात समझ आ गई बेटा? मतलब बेटा जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, उस चार्ज पर बाकी चार्जेस ने जो फोर्स लगाया है उसे मार्क करना है। अब देखिए कैसे मार्क करते हैं। ये पहला स्टेप है, कॉपी कर ले जल्दी से।